जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, एशिया में भारत और चीन तथा विश्व के बारे में भी उनकी एक कल्पना थी, परंतु यह केवल कोरा स्वप्न नहीं थी। उनका इतिहास प्रेरित मस्तिष्क हमेशा उन पिछले दिनों की तरफ जाता था, आधुनिक युग की पहली सहस्त्राब्दी की ओर जाता था, जब हमारी दोनों सभ्यताओं विचारों के दो ढंगों, उन विचारों को प्रकट करने के हमारे अलग अलग तरीकों ने मिलकर एक रचनात्मक चकाचौंध पैदा कर दी, जो महान बौद्ध तीर्थयात्री दुर्गम हिमालय को पार करके भारत आए। उन्होंने घोर शारीरिक कष्ट उठाकर एक महान विचार के प्रति ही अपनी प्रतिनिष्ठा नहीं प्रकट की थी। वे तो इतिहास के उन महान विद्वानों में से थे जिन्होंने भिन्न भिन्न संस्कृतियों में और विभिन्न भाषा भाषियों में संपर्क स्थापित करने का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कर दिखाया। 4 या 5 पीढ़ियों के दौरान बौद्ध दर्शन, पौराणिक आख्यानों और साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथों का पाली से चीनी भाषा में अनुवाद कर दिया गया। समूचे इतिहास में ऐसी केवल 2 या 3 ही और घटनाएं हुई हैं। यूनानियों और अरबों के बीच संगम और 15वीं सदी में यूरोप के उस दर्शन की पुनः खोज जिसने पुनर्जागरण को जन्म दिया। मैं जब दीर्घकालीन सांस्कृतिक संबंधों की चर्चा कर रहा था, तो मैंने इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा। जब हम नए सिरे से एक दूसरे को समझना चाहते हैं, तो हमें इससे प्रेरणा मिल सकती है। ये पुरानी यादें उपयोगी हैं। सभी पुरानी यादें उपयोगी होती हैं, बशर्ते कि उनसे हम अपनी निष्क्रियता को न्यायोचित न ठहराने लगें। अपनी पीढ़ी में हम जानते हैं कि हम तब तक आराम से नहीं बैठ सकते जब तक कि हमारे दोनों देशों के 2 अरब से अधिक लोगों, स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक और प्रतिष्ठा पूर्वक बेहतर जीवन बिताने का अवसर न मिले, भले ही वह जीवन ऐश्वर्यपूर्ण न हो। सदियों की अकर्मण्यता के बाद एशिया के लोगों का पुनरुत्थान शुरू हो रहा है। हमने बहुत कष्ट झेलकर अपनी गलतियों से लाभ उठाना सीखा है कि किस तरह विकास अपनी सुरक्षा अधिकारों के बारे में कठिन विकल्पों से चुनाव करें। एशिया का पुनरुत्थान नेहरू जी का प्रिय विषय था, पर अभी यह पूरा होना बाकी है। अब ऐसे पुनरुत्थान के लिए वस्तुपरक परिस्थितियां तेजी से बनती जा रही हैं। एशिया ने पिछले 10 वर्षों में काफ़ी प्रगति की है। वह न केवल समाज के बल्कि उनके अपने गले में भी लंगर के समान होगा। नरेश भी हम सबकी तरह भारतीय हैं, वे भी हम सबकी तरह नागरिक हैं और हमारा उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। इसलिए इस मौके पर जब देश के सामने खतरे और
कठिनाइयाँ है। पैराचेंज। उपाध्यक्ष महोदय, भारत और चीन दोनों परिवर्तन के दूत हैं और दुनिया में तेजी से जो परिवर्तन हो रहे हैं उनका प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है। अब चूंकि हमने अपनी द्विपक्षीय समस्याओं को हल करने के तरीके ढूंढ लिए हैं, इसलिए अब शायद यह समय आ गया है जब हमें नई उभरती हुई विश्व व्यवस्था का आकलन करना चाहिए और एक ऐसी दूरदृष्टि और नीति अपनानी चाहिए जिससे विशाल एशिया महाद्वीप के लोगों का लाभ हो। भारत और चीन के बीच नीति संबंधी एक सामान्य समझौता होने पर और कई प्रश्नों के बारे में हमारे रवैये और दृष्टिकोण से एशिया के पुनरुत्थान में सहायता मिल सकती है। एशिया के इस पुनरुत्थान के लिए क्या कुछ होना चाहिए? एक तो हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी पुरानी ऐतिहासिक यादों और पूर्वाग्रहों तथा संकीर्ण स्थानीय स्वार्थों को भुलाकर अधिकतम लोगों के हित के बारे में सोचें। अपने समाजों के बीच यही करने के लिए हम दोनों देश दृढ़ संकल्प हैं। हम पहले से ही उन सिद्धांतों की संकल्पना कर चुके हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्गदर्शक होने चाहिए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत या पंचशील, ये सिद्धांत आज भी उतने ही समीचीन हैं जितने इनका प्रारूप बनाते समय थे। प्रश्न यह है कि क्या हम इन सिद्धांतों को कार्यरूप में परिणत कर सकते हैं और क्या विशालतर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संदर्भ में जिसके हम भी अभिन्न अंग हैं, एशिया का पुनरुत्थान हो सकता है? अंतर्निरीक्षण करते हुए इस प्रश्न का जो उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई संबंध सम्मेलन में 23 मार्च 1947 को दिया था, उससे बेहतर उत्तर नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा था, यहीं पर सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था और मनुष्य ने कभी न समाप्त होने वाली अपनी साहसिक यात्रा शुरू की थी। यहीं पर मानव मस्तिष्क निरंतर सत्य की खोज में लगा रहा और यही मानव की आत्मा ने वह प्रकाश पाया जिसने समूचे विश्व को आलोकित कर दिया। उसी एशिया से संस्कृति की महान धाराएं बहकर उन सभी दिशाओं में गई जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। एशिया के लोगों में जो रचनात्मक और उत्साह है उससे उन सिद्धांतों और उद्देश्यों को निश्चय ही वास्तविक रूप दिया जा सकता है जिसकी मैंने ऊपर चर्चा की है। एशिया के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने की एक कल्पना थी तो नरेशों ने बड़ी व्यावहारिक सद्बुद्धि का परिचय दिया। इस मामले में भी जिसका उनसे गहरा रिश्ता है, कुछ नरेशों ने समस्या के प्रति बहुत समझदारी दिखाई है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि अब समय आ गया है। स्टॉप।